शोर खत्म। तरंगाग्र सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। तरंगाग्र सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या या तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। तो आपको तरंगाग्र शब्द याद आ रहा है ना, तरंगाग्र है ना। क्या होता है तरंगाग्र, पता है सबको? कोई दिख जाए तो बता देना, है ना। इसमें तरंगाग्र क्या होता है तो हम जानते हैं, समान कला में कंपन कर रहे कणों का समुच्चय या तरंगों का सबसे आगे वाला भाग जो सभी क्या हो, समान कला में। ओके, तरंगाग्र सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए हम क्या मानते हैं, एक अपवर्तक पृष्ठ जिसके ऊपर एक विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक कम है, विरल माध्यम N1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम है, और नीचे एक सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है N2, सघन माध्यम N2 अपवर्तनांक, विरल माध्यम N1 अपवर्तनांक का। मान लेते हैं इस XY एक तरीका तो ये है, अब आ गई होगी आवाज शायद, ठीक है। तो ये जो मैं लाइन बना रहा था और बीच में कॉल आ गया था, क्या AB एक समतल तरंगाग्र है, AB एक समतल तरंगाग्र है, और इस तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की किरणें लंबवत होती है। हम सभी किरणों को नहीं दिखाकर सबसे पहली किरण और सबसे अंतिम किरण दिखाते हैं। सबसे पहली किरण को आप कह दें किरण 1, दूसरी और अंतिम किरण यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किरण 2, है ना। ओके, तो तरंगाग्र पर किरणें कैसी होती है, लंबवत। तो ये कौन सा तरंगाग्र है, ये है आपतित तरंगाग्र। खोल दो ना, गेट खोलना तो ऐसे खोलते हैं, समझ ही नहीं रहा। अब कोई दिख जाए तो, है ना। आप मुझे कह रहे हो कि बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है इसमें, देखो मैंने सिखा दिया, अब देख कोई दिख जाए तो, है ना। और हर किसी के लिए नहीं, आपकी क्लास का कोई दिखे तो। आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, और ये आपतन कोण, ठीक है। सघन माध्यम में जो प्रकाश की किरण जाती है, तो आप सब जानते हैं माध्यम की ओर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण सीधी नहीं जाकर थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ गई मान लो, और ये जो प्रकाश किरण है
ये पहले माध्यम में सीधी चलती रहेगी, सीधी चलती रहेगी, सीधी चलती रहेगी। अब इसका अपवर्तन होगा। सबसे पहले तरंगाग्र AB के लिए प्रथम किरण 1 का अपवर्तन तो हो गया, मान लो t = 0 पर हो गया, और दूसरी किरण उस समय B पर थी और वो किरण यहाँ ट्रेवल कर रही है, और मान लो t समय में, t समय है ना, t समय में दूसरी किरण A' बिंदु तक पहुंची है ना, A', ये A' बिंदु है, A' बिंदु तक पहुंची। अब A' बिंदु पर उसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। कोई था शायद, क्या बात कर रहे हो? पक्का मुझे लग रहा है कोई गेम खेल रहा है। हाँ भाई, तो A' बिंदु पर दूसरी किरण का अपवर्तन होगा, अपवर्तन के नियम से होगा। देखिए दूसरी किरण भी अपवर्तित होगी, उससे पहले मैं A' बिंदु से एक लंब डाल रहा हूं, किस पर, उस किरण पर जिसका A बिंदु पर अपवर्तन हुआ था। इसको हम कहते हैं किरण 1 बट डैश लगाकर, किरण 1 डैश, किरण 1 डैश, किरण 1 माध्यम N1 में थी, किरण 1 डैश दूसरे माध्यम में है, सघन माध्यम में। ओके, इस बिंदु को कहते हैं B' बिंदु। अब बात को समझ लें, मैं मान लेता हूं पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है V1, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है V2। अगर माध्यम सघन होता है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है, अगर माध्यम विरल है तो प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। प्रकाश को B बिंदु से A' बिंदु तक पहुंचने में अगर t समय लगा है तो B से A' तक की दूरी आप सोच सकते हैं क्या होगी, V1t। उतने ही समय में पहली प्रकाश की किरण A से अगर B' तक पहुंची है तो A से B' तक की दूरी क्या होगी, हाँ यस, V2t। दूसरे माध्यम में चाल कम होगी क्योंकि माध्यम कैसा है, सघन है, तो V2 कम होगी, तो ऑब्वियसली A से B' तक की दूरी थोड़ी कम होगी, B से A' तक की दूरी थोड़ी ज्यादा होगी। ओके, अब कोण की बात कर लेते हैं। ये अगर आपतन कोण है तो ये कोण भी आपतन कोण के बराबर ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोई भी प्रकाश की किरण तरंगाग्र पर लंबवत होती है, इसलिए ये बचा हुआ कोण कितना होगा, 90 माइनस। एक बात, दूसरी बात, अभिलंब जो है, अभिलंब वो अपवर्तक पृष्ठ पर लंबवत होता है, इसलिए ये बचा हुआ कोण क्या होगा, 90 माइनस आई, तो बराबर करोगे तो वापस कितना आ जाएगा, आई। इसलिए अब आप समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर अपवर्तित किरण दिखा दूं तो ये कोण कितना होगा, R, अपवर्तन कोण, और अगर ये R हुआ तो ये कोण कितना होगा, R के बराबर होगा, है ना। और इस तरंगाग्र को हम क्या कहते हैं, ये जो तरंगाग्र है, इस तरंगाग्र को हम कहते हैं अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र। बनाओ डायग्राम, जल्दी डायग्राम बना लो, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। बनाते ही बता देना।
थोड़ा जल्दी कर ले। है ना, तो यहाँ पर वापस कोई है क्या या हवा ही है? कहाँ घूम रहे थे सर? हाँ, हम बहुत दूर आके बैठे थे। लोग क्या सेकंड फ्लोर पे आके टेंशन में आ जाते हैं कि ज्यादा ऊपर आ गए। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तरंगाग्र सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। क्या हुआ? तरंगाग्र सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। तरंगाग्र क्या होता है? हमने यहाँ पर AB जो है ना, एक समतल आपतित तरंगाग्र लिया। आपतित तरंगाग्र AB कैसा है? समतल है। और अपवर्तित तरंगाग्र A', B कैसा है? समतल भी है। आप एक प्रकाश की किरण लेकर अपवर्तन तो फटाफट दिखा देते हैं कि ये पृथक्कारी तल, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, हो गया अपवर्तन। लेकिन ये तो एक प्रकाश की किरण है, तरंगाग्र पर तो बहुत सारी किरणें होती है, बस ये अंतर है। हाँ भाई, लिखना शुरू करते हैं। ज्यादा तो नहीं लिखना, बट कुछ 3-4 लाइनें लिखकर एक डेरिवेशन हम करेंगे। 4 जगह कौन दिखाने हैं आपको? 2 जगह आई है, बिल्कुल ठीक, जहां दिख रहे हैं वहीं पे बनाना। 2 जगह आर है। आई मतलब होता है आपतन कोण, आर मतलब होता है अपवर्तन कोण। चलिए, तो तरंगाग्र, ये टॉपिक तो आपके जो चैप्टर है ना उसके शुरू में कहीं है। परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है। परावर्तन का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, किताब में ही नहीं है, तो सिलेबस में क्या होगा और बोर्ड में क्या आएगा? अपवर्तन की जो व्याख्या है उसका डेरिवेशन है, इसलिए ये आप थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंस दे देना। लिखिए, उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि AB आपतित तरंगाग्र AB आपतित तरंगाग्र की किरण 1 जब अपवर्तक पृष्ठ के A बिंदु पर पहुंचती है, जब अपवर्तक पृष्ठ के A बिंदु पर पहुंचती है, अपवर्तक पृष्ठ के A बिंदु पर पहुंचती है, उस समय किरण 2 उस समय किरण 2 उस समय किरण 2 बिंदु B तक पहुंचती है। उस समय किरण 2 बिंदु B तक पहुंचती है, यहां तक। जब किरण 1 A पर पहुंचती है तो किरण 2 कहां तक पहुंचती है? B बिंदु तक पहुंचती है, यहां तक पहुंचती है। खड़ी भाई, ठीक है, आगे लिखिए। खड़ी पाई लगा देना है ना, आगे लिखिए। मानव T समय में V1 चाल से T समय में V1 चाल से V1T दूरी तय कर, T समय में V1 चाल से, क्या लिखा है? हाँ, V1 चाल से V1T दूरी तय कर, समझते हैं ना, चाल इंटू समय दूरी तय कर किरण 2 अपवर्तक पृष्ठ के A' बिंदु तक पहुंचती है। अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु A' तक पहुंचती है। तथा
किरण एक अपवर्तन के पश्चात तथा किरण एक अपवर्तन के पश्चात ये कौन है? 12th 7 बजे वाला बैच अभी से याद आ रहा है। ओके, क्या लिखा, बुला दिया है ना, अपवर्तन के पश्चात। टी समय में नहीं लिखा अभी, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय माध्यम में या नहीं? टी समय में द्वितीय माध्यम में, टी समय में, वही समय टी समय में द्वितीय माध्यम में V2 चाल से V2T दूरी तय कर, V2 चाल से V2T दूरी तय कर बिंदु B डैश तक पहुंचती है, बिंदु B डैश तक पहुंचती है। खड़ी भाई, इस प्रकार A डैश B डैश, इस प्रकार A डैश B डैश अपवर्तित तरंगाग्र प्राप्त होता है। इस प्रकार A डैश B डैश अपवर्तित तरंगाग्र प्राप्त होता है। खड़ी पाई, तो देखो कहां से कहां तक पहुंचाया हमने, आपतित तरंगाग्र से अपवर्तित तरंगाग्र तक। इस AB आपतित तरंगाग्र पर हर बिंदु पर प्रकाश की तरंगे होंगी, प्रकाश की किरणें होंगी, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन हमने सबसे पहली किरण को और सबसे लास्ट वाली किरण को बस दो बातें की है। जब सबसे लास्ट वाली किरण A डैश पर पहुंच जाएगी तो इसका मतलब बाकी की पीछे वाली तो पहुंच ही गई थी पहले। सबसे पहले कौन सी पहुंची? पहली किरण। सबसे लास्ट में कौन सी पहुंची? दूसरी किरण, है ना। इस तरह से तो हमने कहा AB आपतित तरंगाग्र है, उसकी किरण एक जब बिंदु A पर होती है तो किरण 2 B पर होती है, पहली बात। फिर दूसरी किरण पहले माध्यम में V1 चाल से T समय में V1T दूरी तय करके A डैश पर पहुंच जाती है। उतने ही समय में, मतलब T समय में, दूसरी किरण दूसरे माध्यम में V2T चाल से V2 चाल से V2T दूरी तय कर, है ना, कहां पहुंच जाती है? B डैश पर पहुंच जाती है। बस B डैश पर पहुंच गए, इसका मतलब A डैश B डैश क्या है? इस समय के बाद अपवर्तित तरंगाग्र। अब इसमें दो समकोण त्रिभुज हैं, आपको स्नेल के नियम के बारे में पता होगा क्या? साइन आई बटा साइन आर अपॉन बराबर N2 अपॉन N1। तो हमें अपवर्तन की व्याख्या करनी है ना, इसका मतलब हमें अपवर्तन के दोनों नियमों को दिखाना है कि अपवर्तन के दोनों नियम यहाँ उनका पालन हो रहा है, अपवर्तन के दोनों नियमों का पालन हो रहा है। पहला नियम तो आप कह सकते हैं आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदुओं पर अभिलंब सभी एक ही तल में है, जो कि अपवर्तन का एक नियम है। दूसरा हम कह देंगे स्नेल के नियम के बारे में, सिद्ध करना पड़ेगा इसको, है ना। आपको याद होगा मैंने अपवर्तनांक की परिभाषा एक बार लिखवाई थी, इससे भी पहले चैप्टर में अपवर्तनांक की परिभाषा मैंने ये बताई थी। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। सही बात है। तो इस V1, इस N1 और C में क्या संबंध होगा? ये होगा इस V2, इस N2 और C में क्या संबंध? नहीं हुआ। हाँ भाई, तो हमें अपवर्तनांक की व्याख्या करने के लिए ये दो काम करने हैं। एक काम तो चित्र बनाते ही हो गया, लिखना पड़ेगा बस, लेकिन स्नेल के नियम को सिद्ध करने के लिए मैंने आपको ये दो बातें बता दी। अगर मैं N2 बटा N1 निकालूं तो आप बताइए V1 बटा V2 आएगा क्या? इसका और इसका अनुपात देखो, N2 बटा N1 करूं तो V1 अपॉन V2 आएगा ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होती है चाल और अपवर्तनांक।
अपवर्तनांक जितना ज्यादा होता है चाल उतनी कम होती है। ओके, तो लिखिए जो इतने पैराग्राफ लिख दिए ना आपने, इतनी सारी थ्योरी, उसके नीचे लिखिए चित्र से, फटाफट लिखिए चित्र से त्रिभुज, चित्र से त्रिभुज। पहले ऊपर वाला ले लेते हैं ना, लिखिए ए डैश बी, ए डैश ए बी, ए डैश ए बी में हवा, बता दे कोई हो तो, में साइन आई बराबर, साइन आई बराबर, तो साइन सभी जानते हैं लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने लंब होता है 90 डिग्री के सामने, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का सिंबल दिख रहा है पीछे, तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, है ना, जैसे यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, एक सीधी रेखा है ना ये। तो ए डैश बी बी, ए डैश ए बी, ए डैश ए बी में बी पर 90 डिग्री है, तो कर्ण क्या होगा, है ना, तो लंब बटा कर्ण करते हैं, बी ए डैश अपॉन ए डैश, थोड़ा देखो सही है, बी ए डैश बटा ए डैश, ठीक है। इसको आगे और देखें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन आई बराबर v1t बटा ए डैश, v1t बटा ए डैश, समीकरण 1। तो चित्र से ए डैश ए बी में आ गया समीकरण 1। स्नेल के नियम में साइन आई के साथ अनुपात में साइन आर भी चाहिए, तो पहले साइन आर पता तो करें फिर भाग लगाते रहेंगे। तो कौन से त्रिभुज से मिल सकता है साइन आर, हाँ ए डैश बी डैश से, तो लिखिए समीकरण 1 के नीचे चित्र से त्रिभुज ए डैश बी डैश में, ए डैश बी डैश में, सही लिखा ना त्रिभुज का नाम तो मैंने, ए डैश बी डैश में साइन आर बराबर, साइन आर बराबर लंब बटा कर्ण, तो थीटा मतलब आर के सामने लंब ए बी डैश बटा ए डैश, देखो ए डैश कॉमन है, ए डैश बिल्कुल ठीक है, मान रख दो, तो साइन आर बराबर, साइन आर बराबर v2t बटा ए डैश, v2t बटा ए डैश, ठीक है। समीकरण 2, हम अपवर्तन की व्याख्या करना चाहते हैं, तो दिमाग में फिट हो जाए आपके, अपवर्तन की व्याख्या मतलब अगर प्रश्न आ जाए तो आपके दिमाग में उद्देश्य क्लियर हो जाए कि हमें 2 काम करने हैं, हमें चित्र बनाकर आपतित तरंगाग्र अपवर्तित तरंगाग्र आपतन बिंदु पर अभिलंब एक तल में दिखाने चित्र बनाकर, दूसरा चित्रों में जो 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे उन समकोण त्रिभुजों में एक से मिलेगा साइन आर और दूसरे से मिलेगा साइन, एक से साइन आई दूसरे से साइन आर, और हम एक में 2 का भाग लगाएंगे और आपको स्नेल का नियम मिल जाएगा। देखते हैं कैसे मिलेगा, अभी देखते हैं कैसे मिलेगा, है ना। तो चित्र की प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम के लिए। ओके, लिखिए समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, तो देखो क्या मिलेगा, साइन आई बटा साइन आर, ए डैश कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो बचा क्या, देखो v1 अपॉन v2 मिलेगा, मिलेगा ना, इन दोनों को देख लो आप, एक ये और एक ये, तो क्या कट गया, ए डैश कट गया, क्या कट गया, टी भी कट गया, तो बचा क्या, एक में 2 से भाग दिया है ना, तो v1 अपॉन v2। मैंने आपको एक चीज पहले बता दी अपवर्तनांक की परिभाषा से, v1 अपॉन v2 किसके बराबर है, तो आ जाएगा ना स्नेल का नियम, ठीक है। तो इसके नीचे आप लिखिए साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1, चूंकि v1 अपॉन v2 बराबर n2 अपॉन n1, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक और माध्यम में प्रकाश की चाल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे आ रहे ना, यहाँ v1 अपॉन v2 है, यहाँ n2 अपॉन n1 है, क्योंकि माध्यम जितना सघन होगा n तो ज्यादा होगा, चाल कम हो जाएगी,
तो चाल और माध्यम का अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये मैंने आपको पहले से बता भी दिया कि N1 का सूत्र ये होता है परिभाषा से, N2 का सूत्र ये होता है परिभाषा से। तो अनुपात क्या मिलेगा, ये मिलेगा, इसी को ही तो लिखा है मैंने, तो ये पहले से बता दिया। इससे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, नीचे लिखिए, यह स्नेल का नियम है, यह स्नेल का नियम है। खड़ी पाई, यह स्नेल का नियम, यहां तक आना होता है। अब आपको एक और लाइन लिखनी है, क्या लिखिए, लाइन चेंज करके, तथा चित्र से, तथा चित्र से, एक तो स्नेल का नियम हमने सिद्ध कर दिया समकोण त्रिभुजों को काम में लेकर, लिखिए, तथा चित्र से आपतित तरंगाग्र AB, तथा चित्र से आपतित तरंगाग्र AB, कॉमा अपवर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश, कॉमा अपवर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश, अपवर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश, तथा आपतन बिंदुओं पर अभिलंब, यहाँ दो तो दिख ही रहे हैं आपको, अगर एक प्रकाश की किरण होती तो एक ही अभिलंब होता है, पूरा का पूरा तरंगाग्र है तो अनेकों अभिलंब हो सकते हैं। तथा आपतन बिंदुओं पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित हैं, सभी एक ही तल में स्थित हैं, यह अपवर्तन का दूसरा नियम है, यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। खड़ी पाई, देखिए, इस प्रकार तरंगाग्र सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या होती है, इस प्रकार तरंगाग्र सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या होती है, अपवर्तन की व्याख्या होती है। अब अपवर्तन के बाद परावर्तन के बारे में भी थोड़ा बता देता हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट कम है लेकिन ये तो बड़ा प्रश्न बन सकता है। अगर छोटा प्रश्न बने तो आपको चित्र की बात पता होनी चाहिए। देखो, अपवर्तन में तो दो माध्यम होते हैं, एक माध्यम दूसरा माध्यम। परावर्तन में एक ही माध्यम होता है, प्रकाश किरण एक माध्यम में चल रही है और किसी, है ना, पृथक किसी पृष्ठ से टकराकर वापस आ जाती है, माध्यम बदलता ही नहीं है। तो हेडिंग लिखिए, तरंगाग्र सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या चित्र से समझेंगे केवल। तरंगाग्र सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, तो इसके लिए हम कैसा तल लेंगे, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक तल। तो एक्स वाई एक परावर्तक पृष्ठ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जैसे हमने अपवर्तक पृष्ठ पर एक AB आपतित तरंगाग्र दिखाया था, तो यहाँ पर एक आपतित तरंगाग्र दिखाते हैं, पहले देख लेवें इसके बाद ही बनावें। तो यहाँ पर ये आपतित और ये आपतित प्रकाश किरण, देखो आपतित प्रकाश किरणें तरंगाग्र पर कैसी होती है, अभिलंबवत, अभिलंबवती होती है। इसको हम कह देते हैं किरण 1 और इसे कह देते हैं किरण 2। पहली प्रकाश की किरण सबसे पहले एक्स वाई तल पर पहुंचती है, उसके बाद में दूसरे बिंदुओं से जो प्रकाश की किरणें आएगी बाद, सबसे लास्ट में पहुंचेगी दूसरी प्रकाश की किरण एक्स वाई तल पर। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ओके। t=0 पर मान लेते हैं, t=0 पर पहली प्रकाश की किरण A बिंदु पर पहुंच गई, तो t=0 पर इसका तो परावर्तन हो जाएगा, और जो अंतिम किरण है उस अंतिम किरण को परावर्तक
पृष्ठ तक पहुंचने में समय लगेगा। मान लो इस माध्यम में प्रकाश की चाल v है, इस माध्यम का अपवर्तनांक n है, या मान लो यहाँ पर क्या है, वायु है, वायु, तो वायु में प्रकाश की चाल लगभग c ही होती है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर प्रकाश की चाल c है और b बिंदु से a डैश बिंदु तक पहुंचने में प्रकाश को t समय लगता है, तो b से a डैश तक की दूरी क्या होगी, चाल इंटू समय। चाल है c, b से a डैश तक पहुंचने में लगा समय है t। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर पहली प्रकाश की किरण a पर पहुंच गई थी, t समय बाद दूसरी किरण b बिंदु से a डैश बिंदु तक पहुंच गई। इतने ही समय में पहली किरण का क्या हुआ होगा, वो तो आगे पहुंच गई होगी काफी। मान लेते हैं उतने ही समय में जो पहली प्रकाश की किरण है वो परावर्तित होकर इस दिशा में चली गई, इस दिशा में चली गई, तो आपको इस तरह से मिलता है बी डैश बिंदु। तो ए से बी डैश तक की दूरी भी क्या होगी, ct, माध्यम ही नहीं बदल रहा, चाल वही होगी वायु में जो है ना। तो t समय में t इक्वल टू 0 पर पहली किरण a पर थी, दूसरी किरण b पर थी। t समय के बाद दूसरी किरण अगर b से a डैश तक पहुंची है तो पहली किरण a से b डैश तक पहुंच चुकी होगी। तरंगे जो होती है वो तरंगाग्र पर लंबवत होती है, तो a डैश b डैश क्या है, t समय के बाद परावर्तित तरंगाग्र। सारी की सारी किरणें परावर्तित हो गई, तो t समय के बाद a डैश b डैश क्या है, परावर्तित तरंगाग्र। ये किरण 2 डैश और इसे क्या कहेंगे, किरण 1 डैश। देख लो 1 के परावर्तन से 1 डैश और 2 के परावर्तन से 2 डैश, तो इसे कहते हैं आपतित तरंगाग्र। नाम लिख देता हूं कहीं, इसे कहते हैं परावर्तित तरंगाग्र। चित्र बना लें। देखा क्लास खड़े हुए केमिस्ट्री में पढ़ी आपका तो बैकग्राउंड था बोलना, फिर भी आपने ऐसे वैसे कैसे कैसे कर ही लिया होगा, केमिस्ट्री है ना। तो अभी पेपर दे दे तो कर दोगे पूरा। पेपर के नाम पे टेंशन हो जाती है, पेपर के नाम आते ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तो समय चाहिए हमको। अभिलंब के बारे में बताते हैं आपको। ए बिंदु पर एक अभिलंब खींचते हैं पहले, है ना। परावर्तन हो या अपवर्तन, आपतन कोण कहां से नापा जाता है, अभिलंब से। यहां पर अभिलंब डालते हैं, अपवर्तन कोण। तो 2 जगह आई, 2 जगह आ। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चित्र की थोड़ी। मेरे डायग्राम में बी तथा बी डैश समान ऊंचाइयों पर है। ए बी की लंबाई ए डैश बी डैश की लंबाई लगभग बराबर ही है, बराबर ही होती है।
आप कहें तो इसका छोटा सा डेरिवेशन करवा ही दूं, 5-7 मिनट लगेंगे, बात पूरी हो जाएगी। इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, अब तो कर लो, नहीं तो आपका मन ही नहीं होगा करने का, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो थोड़ी सी बात है, इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट की बात तो बाद में करेंगे। परावर्तन को तो आप जानते हैं, ये सिंबल किसका होता है ये बताओ आपको। हाँ, सर्वांग समता। अगर दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं ऊपर वाले की, 10th में जो आप पढ़ते हैं सर्वांग समता, अगर कोई दो त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम है तो क्या है इसका मतलब, सभी भुजाएं बराबर, सारे कोण बराबर, मतलब वो त्रिभुज एक दूसरे को ढक भी सकते हैं, सब कुछ बराबर, भुजाएं बराबर, कोण बराबर। यहाँ पर ऐसे दो त्रिभुज हैं, ऐसे दो त्रिभुज हैं, एक है त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, और ये त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है, किसके है कोई बता सकता है। ए डैश बी डैश के, गलत जवाब। ए डैश बी डैश ए के। त्रिभुज का नाम लिखने के 3 तरीके होते हैं, क्रम बदल बदल के एक ही त्रिभुज का नामकरण आप 3 तरह से कर सकते हो, लेकिन सर्वांग समता में क्रम का महत्व होता है। यहाँ मैंने ए लिखा है तो यहाँ मुझे ए डैश लिखना पड़ेगा, यहाँ बी लिखा है तो यहाँ बी डैश लिखना पड़ेगा, बी पर 90 डिग्री है, बी डैश पर भी 90 डिग्री है, यहाँ ए डैश है तो यहाँ ए लिखना पड़ेगा। उसका कारण है, प्रथम त्रिभुज में, इस त्रिभुज में यहाँ पर आई कौन है, तो ए जो है ना, ए इसका मान क्या है, आई है। दूसरे त्रिभुज में ए डैश पर कितना है, ए डैश पर आर कौन है, और आई और आर बराबर होते हैं। पहले त्रिभुज में इस पर 90 डिग्री है और दूसरे त्रिभुज में बी डैश पर 90 डिग्री है ना। तो दो भुजाएं और सॉरी दो कोण बराबर हैं, तीसरा तो बराबर हो गई ना, तीनों कोण बराबर हो गई, ऑब्वियसली होगा। जब पहले दो कोण बराबर है तो तीसरे का क्या होगा, बराबर ही होगा, तीनों कोणों का योग बराबर ही होता है 180। अब भुजाओं की बात कर लो, तो इसमें ए डैश, इसमें ए डैश ए बराबर है, कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। अगर हम बात करें ए से बी डैश तक सीटी, ए से बी डैश तक सीटी है, यहाँ बी से ए डैश तक सीटी है, बराबर है। आपतित तरंगाग्र ए बी, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश बराबर ही होते हैं। खैर, तीनों भुजाएं तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अवयव बराबर होते हैं, तब हम कह देते हैं कि कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा। वैसे आपको नियम बता दूं सर्वांग समता का, RHS नियम होता है। RHS का मतलब क्या बोले, RHS का मतलब मैं बता देता हूं, समकोण कर्ण भुजा नियम, इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल। और वो, अब ये कोइंसिडेंट है कि राइट हैंड साइड भी होता है और आपको वो जल्दी याद आ गया। समकोण राइट एंगल, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, साइड मतलब भुजा नियम। किन्हीं दो त्रिभुजों के ये 3 अवयव बराबर हो जाएं तो वो कैसे होते हैं, सर्वांग सम। तो इन दोनों त्रिभुजों में एक समकोण है, देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने का कर्ण मतलब हाइपोटेनियस ए डैश बराबर है, एक भुजा बराबर है सीटी सीटी। तो किन्हीं दो त्रिभुजों में एक समकोण हो, समकोण के सामने वाला कर्ण बराबर हो और कोई भी एक भुजा बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से ऐसा लिखना होता है आपको, या RHS सर्वांग समता नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज सर्वांग सम है, सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अवयव बराबर होते हैं, तो नियम से त्रिभुज ए डैश बी डैश है कि बी है, ए बी ए डैश लिखा है हमने, क्रम नहीं बदल सकते, ए बी ए डैश लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हमने जो लिख दिया हम वही लिखेंगे। दूसरा ए डैश बी डैश ए, ए डैश बी डैश ए से, है ना। इसके बाद लिखते हैं तब,
एक नियम है ये, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ये परावर्तन का एक नियम है, जैसे स्नेल का नियम है अपवर्तन का। और फिर हम कहते हैं आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदुओं पर अभिलंब सभी एक ही तल में, ये दूसरा नियम है। इस तरह से परावर्तन की भी व्याख्या हो जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, आरएचएस नियम से त्रिभुज सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी अवयव बराबर होते हैं, इसलिए वो होता है सीपीसीटी। सीपीसीटी छपा हुआ देखा होगा किताबों में, कोने में साइड में लिखा रहता है सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब तो शायद ही आप जानते होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं सर्वांग समता को, सीपीसीटी लिखा होगा। खैर आप छोड़ो, टेंशन में तो आना ही नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत, पार्ट मतलब भाग, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम, ट्रायंगल तो त्रिभुज होता ही है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव, हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए ए बिंदु पर और ए डैश बिंदु पर जो कोण है बराबर हो। एक नियम परावर्तन का, और दूसरा चित्र से दिख ही रहा है। तो आप लोग शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, इस नियम से सर्वांगसम तब, जो कि परावर्तन का एक नियम। चांसेस कम है इसके, लेकिन आपकी किताब में बड़ा थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, उसका सार कर दिया मैंने आपके लिए। आधा पेज, एक पेज, पता नहीं कितना भरा हुआ है, और पूरा समझा रहे हैं। वो जो मैंने चित्र बना के बता रहा था ना कि माध्यम में प्रकाश की चाल सी है तो क्या, तो आप लोग ये छोटी सी बात लिख लेवें। आज हम ज्यादा तो नहीं पढ़ा पाएंगे, और कल भी क्लास है ना यही होगी। कुछ परिवर्तन हुआ वहां हो पाई तो आपको मिल जाएगा मैसेज, ठीक है। यहाँ होगी तो यहाँ का मिल जाएगा, वहां होगी तो वहां का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप आपने लोकेशन तो देख ही ली, यहाँ वहां में ज्यादा 2 मिनट 2-3 मिनट का अंतर होगा। कुछ की चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई होगी एक बार तो, है ना, सही बात है। तो आपको पता लग गया होगा कि आपको बुढ़ापा आ गया, मतलब मुझे तो दिक्कत नहीं है, मतलब 4 चक्कर लगाया। चलिए एंड करते हैं इसको।